हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप दैट एवरीथिंग विद यू, योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आज वापस से कंटिन्यू करेंगे प्रारंभ बैच वेयर इन वी आर कंप्लीटिंग क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटीज आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जिसमें हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर ली है। फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको पूरी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, आप उसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं और क्लास 11th के चैप्टर 5 पे चलेंगे अब, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी अदर थिंग्स, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कैसे बना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी सीन। वी हैव सीन कि किस तरीके से जो है इलेक्शन के प्रोसेसेस होते हैं भारत में, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्शन के लिए, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस और आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन वहीं लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हैं, इन दोनों के पावर्स कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। हमने ये भी देखा कि किसी भी तरीके का कोई भी गाइडेंस, किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर ना तो ईसीआई एसईसी पे, ना तो एसईसी ईसीआई पे कोई भी किसी भी प्रकार का डोमिनेंट ऑर्डर देता है या फिर ज्यूरिसडिक्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने इलेक्शन से रिलेटेड क्लियर की, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको वोट देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन क्या होता है, एफपीटीपी जिसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, भारत में एफपीटीपी भी है तो किन किन इलेक्शंस के लिए है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो कौन कौन से इलेक्शंस के लिए है, किस किस पदों के लिए है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का किस तरीके का वेरिएंट है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी के माध्यम से, सीक्रेट बैलेट हम देखते हैं उसके माध्यम से हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लागू होता है। हमने देखा कि प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम जो है हमारा, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, है ना, कि जो है बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि हम अपने यहाँ पीआर लेकर के आए, क्योंकि पीआर में हर एक स्मॉल से स्मॉल, रीजनल से रीजनल पार्टी को भी से मिलता है। सारी चीजें हमने डिस्कस की एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हमने देखा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ओवरऑल सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में पढ़ा, उनके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नॉट ओनली पावर्स बट हमने उनकी डिस्क्रिशनरी पावर भी देखी। हमने देखा कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी बिल पास हो जाता है अपर हाउस से भी और लोअर हाउस से भी, तो ये फिर जाता है अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट यहाँ पे 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला कि रजामंदी दे दी कि जाओ भैया एसेंट ले लो, पास कर दो, इसको एक्ट बना दो, ठीक है। दूसरा ये है कि रिफ्यूज कर दिया कि हम साइन नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए, रिकंसीडर कीजिए इसको आप। तो पुनर्विचार के लिए जो है ये वापस से ये जो बिल जो इनके पास जाएगा उसको वापस से भेज देंगे। और तीसरा जो है, ये इस बिल को विथ होल्ड कर सकते हैं। विथ होल्ड मतलब अपने पास रखे रहें। कितने समय के लिए रख सकते हैं मैक्सिमम? तो वो टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन ही नहीं किया है। तो इसीलिए इस पावर को हम क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो जो है शब्द हमने इसे दिया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो पॉकेट वीटो जो है हम इसको विथ होल्ड वाले पावर को कहते हैं। पुनर्विचार के लिए जैसे ही ये बिल वापस भेजेंगे रिकंसिडर करने के लिए, फिर अगर सेम बिल पास होकर के आ गया तो अब प्रेसिडेंट की मजबूरी है, ही इज बाउंड टू गिव एसेंट टू द सेम बिल। उनकी मजबूरी है कि उन्हें रजामंदी देनी होगी। तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ी, प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के बारे में पढ़ा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि कल एक जो है मेंस के तरीके का सवाल भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है भारत में वो सेरेमोनियल है, लेकिन रियल पावर्स किसके पास है?
रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है। क्यों? तो इसके ऊपर भी चर्चा की हमने देखा कि जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट सेरेमोनियल क्यों है और प्राइम मिनिस्टर को रियल पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट हर मायने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट वर्क्स इन द एड एंड एडवाइस ऑफ डिसीजंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से ज्यादा इक्विवेलेंट नहीं है, छोटी है। व्हाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो सकते हैं, नॉट दे कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल। मतलब कि अगर एक तरीके से देखा जाए अचानक से लोकसभा अगर भंग होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई भी एक सिंगल मिनिस्टर भी अगर लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इनका कोलैप्स होगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पार्लियामेंट, who will act as the head of nation? It will be the president who will act as the head of the state, head of the nation. तो हमारी कंट्री को, जब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं होगी और उस समय जब इलेक्शंस होने को होंगे तो कौन एक्ट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा हमारी कंट्री को? दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज लेजिस्लेटिव। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो हमारे हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर में सबसे पहले हमने देखा था कि 3 बॉडीज होती हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक आपकी होती है ज्यूडिशरी। एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया है, आज हम देखेंगे लेजिस्लेटिव। तो आप देखिए कि हमारी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, लोकतंत्रता की बात हो रही है, तो कभी भी डेमोक्रेसी में 3 चीजें डिमांड की गई कि कोई भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट जो है, कोई भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट या फिर उसको लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, इनका काम क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमने देखा है लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ बनाने के काम में आती है, लेकिन इसके और भी फंक्शंस होते हैं। जैसे एक फंक्शन पिछले चैप्टर में ही डिस्कस किया कि ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल भी करती है। एग्जीक्यूटिव जो है लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहे, इस चीज को इंश्योर भी करती है, अपने पावर्स का मिसयूज ना करें, इस चीज को भी इंश्योर करती है। तो ये जो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, इसको कहा गया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इन अ डेमोक्रेसी, क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर दे मस्ट बी वेरी 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 रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लेजिस्लेचर में मिलना चाहिए। यानी कि जो भी प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन करके आएंगे, मैक्सिमम रूप से जो है वो पूरे के पूरे इंडिया को इंक्लूड करने चाहिए। इंक्लूजन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया विल गिव अ रिप्रेजेंटेशन टू द लेजिस्लेचर। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए, अपने काम में प्रभावशाली होने चाहिए और दक्षता भी होनी चाहिए, इफिशिएंट होने चाहिए। तो ये 3 जो है मुख्य रिक्वायरमेंट है, ऐसी होनी चाहिए एक लेजिस्लेचर। यानी कि एक लेजिस्लेचर ऐसी होनी चाहिए कि यदि एक जनता ने, ठीक है, इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज सेलेक्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया है, एक प्रतिनिधि को जो है चुना है जनता ने, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है हर हाल में अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जवाबदेह। मतलब कि अकाउंट ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया और आप आंसरेबल हो जाओ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी काम करेंगे आप मद्देनजर में रख के करेंगे कि आपको चुना किसने है और आप किसके बिहाफ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, किस क्षेत्र को और किन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, उनके डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, ये जो है ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का ये काम है। तो इसके लिए इसके प्रति इनको बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल होना होगा। अब हमने देखा कि आजकल के टाइम पे एक जो है लाइन बड़ी फेमस हुई कि लोग कहने लग गए धीरे धीरे आलोचना करते हुए कि पार्लियामेंट इज डिक्लाइंड, पार्लियामेंट जो है उसका पतन हो चुका है, ऐसा लोग कहने लगे।
तो ऐसा लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले ही हमने एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर पढ़ा है। एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होती है कैबिनेट, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, लेजिस्लेटिव का हिस्सा नहीं है। और यही क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके की अगर कोई भी पॉलिसी है उसको फ्रेम या फॉर्मुलेट कौन कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। ये कैबिनेट ही है जो कि गवर्नेंस के लिए इट सेट्स एजेंडा फॉर गवर्नेंस, कैसे अच्छी गवर्नेंस होगी, किस तरीके की गवर्नेंस होगी, इसका एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये कैबिनेट ही है जो इस तरीके की सारी पॉलिसीज को कैरी आउट कर रहे हैं, कैरी आउट पॉलिसीज, ठीक है। तो जब आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर को हम पॉलिसी फ्रेमिंग, पॉलिसी मेकिंग के नाम से, लॉ मेकिंग बॉडी के नाम से जानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग की जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो कौन डिसाइड कर रहा है, कैबिनेट। इस कैबिनेट के परमिशन के बिना कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। अगर जो लोग मिनिस्टर्स नहीं है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोग मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, स्पेशली इन राज्यसभा, तो ऐसे मिनिस्टर्स और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बिल ले आ सकते हैं, अनडाउटेडली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब तक उनके पास गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट नहीं होगा, तब तक कोई चांस नहीं है कि इनका बिल पास हो सके। सो विद द उसको क्या कहते हैं, प्रायर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट जो है, ये बहुत सारे बिल्स हमारे पास इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो यू कैन सी देयर इज अ बिग रोल ऑफ कैबिनेट एंड कैबिनेट इज एग्जीक्यूटिव। सो इसलिए लोग जो है, पीपल, सो मेनी पीपल मेड अ क्रिटिकल रिमार्क दैट पार्लियामेंट इज डिक्लाइन। आपसे हो सकता है इन द नेक्स्ट फेज ये आपको कहीं सवाल दिख जाए, मे बी अ मेंस क्वेश्चन, कि पार्लियामेंट हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पास्ट डिकेड्स और व्हाटएवर। प्लीज कमेंट, प्लीज तो खैर नहीं लिखता है, कमेंट, डिस्कस, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपका क्या पॉइंट होना चाहिए इसके ऊपर कि कैबिनेट जो है, इट इज imparting the most of the functions related to policy making, and hence cabinet has more say rather than the parliament। लेकिन यहां पे भी इसका एक काउंटर आ जाता है कि कैबिनेट है कौन, एट द एंड ऑफ द डे दे आर मिनिस्टर्स, है ना। एट द एंड ऑफ द डे दे आर मिनिस्टर्स, और इन मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। दे मस्ट रिटेन मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ये कैबिनेट तभी तक सारी पॉलिसी डिसीजंस ले पा रहा है, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, जब तक पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी है, इनकी बहुसंख्या है। Once the majority in the parliament is dissolved, this cabinet does not exist, which brings us back to the conclusion, जो हमें इस निष्कर्ष पे लेकर के आता है कि parliament never declines. Parliament is not declining in front of the executive, because ultimately executive is responsible and executive is controlled by the parliament। तो ये स्टेटमेंट जो है सरासर अच्छे से काउंटर हो सकता है। ये मैंने आपको बता भी दिया, ये भी चीज बता दी कि क्यों ऐसा कहा गया कि पार्लियामेंट इज डिक्लाइन, और मैंने ये भी चीज बता दी कि पार्लियामेंट इज नॉट डिक्लाइंड, इसके काउंटर में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें पार्लियामेंट के जो है डेमोक्रेटिक पोटेंशियल की, ठीक है, डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट, आपको पता है डेमोक्रेसी में हमने अभी क्या बात की कि डेमोक्रेसी में हमें ऐसा पार्लियामेंट चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो, इफेक्टिव हो और इफिशिएंट हो, ऐसा पार्लियामेंट हमें चाहिए। और डेमोक्रेटिक पोटेंशियल क्या है पार्लियामेंट की, सी, लोकतंत्र में आपको ऐसी पार्लियामेंट चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा फंक्शनरी हो, और ऐसी पार्लियामेंट जो कि लोकतंत्र में इनिशियली जो है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, उसकी डेमोक्रेटिक पोटेंशियल क्या होती है, क्या ऐसे उसके जो ऐसी क्षमताएं होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है। तो आप देखिए कि जितने भी लीडर्स हैं,
तो वो सारे के सारे लीडर्स मस्ट फेस एंड बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जितने भी लीडर्स हैं टू द पार्लियामेंट, वो सारे के सारे लीडर्स दे मस्ट फेस द पार्लियामेंट, कोई भाग नहीं सकता। जितने भी लीडर्स चुन करके आए हैं वो सारे के सारे जवाबदेह होंगे इन द लेजिस्लेचर, यानी कि लीडर्स मस्ट फेस एंड आंसर बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। दूसरी चीज क्या है, पार्लियामेंट में किसी भी तरीके का ओपन डिस्कशन हो सकता है, यानी कि पार्लियामेंट इज एन ओपन फोरम ऑफ डिबेट। पार्लियामेंट इज एन ओपन फोरम ऑफ डिबेट। किसी भी तरीके का कोई भी डिबेट किसी भी टॉपिक पे, ऑल द लीडर्स आर फ्री टू स्पीक अबाउट एनी टॉपिक फियरलेसली, बिना किसी चिंता के। तो इसीलिए पार्लियामेंट को एक हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट भी कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि पार्लियामेंट क्या है, डेमोक्रेटिक है। थर्ड इज कि आप देखते हैं कि दिस इज द पार्लियामेंट हु हैज द पावर टू, this is the parliament who has the power to choose or dismiss the government, power to choose or dismiss the government। जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, डिसॉल्व हो रही है, वो गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे के पूरे इन लाइन बनी रहती है या उसको डिसमिस हो रही है वो गवर्नमेंट। दिस इज अ डिसीजन दैट हैज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट। So again parliament plays a part of democratic potential। Now next is कि ये जो पार्लियामेंट है एज एन ऑर्गन अगर इसकी बात करें तो दिस इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यानी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये लेजिस्लेचर ही है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग आए हैं। अब इसके बाद आप कुछ भी करा लीजिए, आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी देख लीजिए, जिनका भी चुनाव होता है उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन से कौन आए हैं, वो लोग आए हैं जो लोग जनता के द्वारा चुने हैं, इसीलिए चुने गए हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये इन चार चीजों से पता चलता है कि पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है। इट इज पार्लियामेंट इज हैविंग सो मच पोटेंशियल दैट इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब इसी रन में हम पार्लियामेंट के टाइप्स की अगर बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर टू प्रोविजंस फॉर पार्लियामेंट। फर्स्ट इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। आप टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट क्या लिखेंगे, आप टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर लिख सकते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, यूनी मतलब होता है वन। ठीक है, यूनी मतलब क्या होता है, वन, यानी कि ऐसा लेजिस्लेचर, ऐसी बेसिकली लेजिस्लेचर जहां पे केवल वन हाउस प्रेजेंट हो, एक ही हाउस प्रेजेंट हो। और बाइकैमरल, बाई मतलब होता है टू, ऐसा लेजिस्लेचर जहां पे दो हाउसेस प्रेजेंट हो। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे क्या है, नेशनल बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास कितने हाउस हैं, दो हाउस हैं। एक है राज्यसभा, ये राज्यसभा ही है जिसको हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। और दूसरी है हमारे पास लोकसभा, ये लोकसभा ही है जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें, राज्यों की बात करें, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या है, सिंपल सी बात है भाई कि लेजिस्लेचर जो है एक सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर होगा और एक जो होगा स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होगा। एक सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा और एक होगा स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर जब बाइकैमरल होगा तो इसमें दो हाउसेस होंगे, एक होगी लोकसभा और एक होगी राज्यसभा। जब स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर बाइकैमरल होगा तो इनके पास एक होगी विधानसभा जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और दूसरी होगी विधान परिषद जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल होगी तो केवल इसके पास विधानसभा होगा।
एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट देयर आर 6 states in India with bicameral legislature. They are Andhra Pradesh, Karnataka, Bihar, Maharashtra, तेलंगाना एंड यूपी। ये 6 स्टेट्स भारत में आप देख रहे हैं, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यानी कि एक बार फिर से मैं आपको इस चीज को और क्लियर कर देती हूं कि लेजिस्लेचर के कितने प्रकार हुए, तो 2 प्रकार। एक यूनी कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, यूनी मतलब होता है 1, और एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, बाई मतलब होता है 2। तो यूनी कैमरल लेजिस्लेचर में केवल एक हाउस होता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यूनी कैमरल लेजिस्लेचर लगाया हुआ है, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है। जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उनके लिए रेकमेंडेड होता है कि वे बाई कैमरल लेजिस्लेचर को चूज करें। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है कि 2 हाउसेस होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर बाई कैमरल है क्योंकि इसमें 2 हाउसेस हैं, लोकसभा जिसको आप लोअर हाउस भी कहते हैं, आप इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, और राज्यसभा जिसको आप अपर हाउस कहते हैं और इसको आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 2 हाउस है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में स्टेट लेवल पे 2 हाउसेस होते हैं। पहला हो गया विधानसभा, इसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और दूसरा हो गया विधान परिषद, इसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और अगर किसी भी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, तो उसमें केवल विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगा। अब और एक और चीज मैंने आपको बताई कि भारत में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यूपी में आप देखते हैं विधानसभा है, विधान परिषद भी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि भारत में ऐसा भी हो सकता है कि क्या कोई स्टेट बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा या यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होगा, ये खुद से डिसाइड करे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 जो है ये क्या करता है, इट अलाउज, बेसिकली आर्टिकल 171 क्या करता है, इट अलाउज द स्टेट्स फॉर द क्रिएशन, ये बेसिकली क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद अभी कह रहे थे, इट अलाउज द स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं, इन एडिशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी हर एक स्टेट में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, विधानसभा तो है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एक विधान परिषद बनाने की अनुमति देता है आर्टिकल 171। सारे स्टेट्स जो है बेसिकली इसका लाभ उठा सकते हैं। इन एनी केस सिनेरियो, कोई स्टेट अगर चाहता है कि मैं अपने वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं लगाऊंगा, जैसे 6 स्टेट्स को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट्स में यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है, तो वो पूरी की पूरी तरीके से जो है उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका मत है कि उन्हें बाई कैमरल अपनाना है या यूनी कैमरल लेजिस्लेचर अपनाना है। इसी के साथ आप देखते हैं कि नेशनल लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूं तो नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है ना, बाई कैमरल है। इसके कुछ फायदे हैं, 2 हाउसेस होते हैं हमारे पास, लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउसेस होने के फायदे क्या हैं कि ये जो है सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट, ये मैं आपको मेरिट्स बता रही हूँ, मेरिट्स ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे।
क्योंकि ये जो है इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन देता है। इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन, सारे जो है भौगोलिक क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन देता है। दूसरी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके बारे में वो ये है कि रिकंसिडरेशन, जो रिकंसिडरेशन का एक बेसिकली हमें मेरिट मिल जाता है यहाँ। रिकंसिडरेशन मतलब क्या है, हर बिल को 2 बार पास किया जाएगा, एक बार लोअर हाउस, एक बार अपर हाउस। हर एक बिल को जब 2 बार पास किया जाएगा तो उस बिल की स्क्रूटिनी भी 2 बार हो पाएगी, यानी हर एक मैटर पे डबल चेक हो पाएगा बाइकैमरल लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये हमें कुछ फायदे, कुछ जो है मेरिट्स दिखाई देते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर के। अब स्पेसिफिकली एक बार बात कर लेंगे राज्यसभा की, और उसके बाद बात कर लेंगे लोकसभा की। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। स्पेसिफिकली एक बार अगर बात करें राज्यसभा की और अलग से एक बार बात करें लोकसभा की, तो वी विल सी व्हाट इज द एग्जैक्ट डिटेल। ये जो लाइन खिंच गई है बहुत ही बेकार लाइन है, तो ठीक है। तो लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं एक एक करके स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले अगर लोकसभा की मैं बात, राज्यसभा की मैं बात करूं, तो राज्यसभा आपको इसके डेफिनेशन से पता चल रहा है राज्यसभा है ये, यानी कि इसको एक और नाम से जानते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है स्टेट्स को, यानी कि इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन है, बेसिकली ये जो है अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको नजर आता है। ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ये कैसे इलेक्ट होती है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। यानी आप खुद देखिए कि स्टेट लेवल पे जब आप जो जनरल इलेक्शन में आप वोट डालते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताने के लिए, और आपकी फिर जो सरकार बनती है तो मेजॉरिटी पार्टी स्टेट लेवल पे जब आती है तो अपना एक लीडर चुनती है, उस लीडर को गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। तो ये वाला जो इलेक्शन होता है इसको हम कहते हैं विधानसभा का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। तो यहां से आपने क्या चुना, एमएलए चुना ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुना। आपने जितने एमएलए चुने हैं, ये एमएलए जब कुछ स्पेसिफिक और लोगों को चुनेंगे, कुछ एमपी, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनेंगे, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे कहां पे, राज्यसभा में आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि एमएलए को किसने चुना, जनता ने चुना। जनता ने किसको चुना, एमएलए को, और एमएलए ने जनता के बिहाफ पे कुछ एमपीज को चुना कि भाई जाओ राज्यसभा में और हमारे स्टेट को क्या करो, रिप्रेजेंट करो। साथ ही साथ आप एक ये भी कह सकते हैं कि बड़ा ही सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई देता है। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, आप जैसा कि आप जानते हैं यूएसए की अगर बात कर लें तो यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। क्या होता है इसका मतलब, मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ कि जैसे कि ये भारत है, ठीक है, मेरे मैप पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये भारत है। भारत में हर एक राज्य से, क्योंकि आप जानते हैं एक राज्य बड़ा है एक राज्य छोटा है, एक राज्य बड़ा है एक राज्य छोटा है, आप जानते हैं ऐसा है, पॉपुलेशन सबकी डिफाइंड है ना, और इरेगुलर है। ऐसा तो है नहीं कि सारे राज्यों में इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि यूपी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यूपी की बात करें तो आज के डेट में यूपी की पॉपुलेशन क्या है, 24.14 करोड़ है। और अगर एक और स्टेट की बात करते हैं, सिक्किम को ले लीजिए, सिक्किम की आज की पॉपुलेशन कितनी है, 6.90 लाख है। तो 24 करोड़ जनता को क्योंकि आप जानते हैं यूपी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ एमपीज को आना है और सिक्किम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ एमपीज को आना है, और राज्यसभा में सीटें डिफाइंड है, ठीक है। देयर आर 245 सीट्स आउट ऑफ विच 233 जो हैं इलेक्टेड लोग होते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है, जो चुनाव के माध्यम से आते हैं, और 12 जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेट का क्या चक्कर है ये भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
24 करोड़ जनता को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे और 6 लाख जनता को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो 6 लाख जनता को, अभी सीट क्या है, यूपी हर एक सत्र में 31 एमपीज को भेजता है राज्यसभा में, और सिक्किम हर एक सत्र में केवल एक राज्यसभा का मेंबर भेजता है। तो अगर सिक्किम से भी 31 लोग जाते या यूपी से भी केवल एक जाता, तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्योंकि पॉपुलेशन तो इसको जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है। तो इसीलिए हमने अपनाया एक दूसरा तरीका, जहां पे हमने कहा कि हम कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, ताकि हर एक वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके। इसीलिए यूएसए, जिसके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कि यूएसए में क्या है, हर एक स्टेट से सिमिलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं इनके सीनेट में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जितनी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा आपकी सीटें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ राज्यसभा का एक क्राइटेरिया माना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं 6 साल का टेन्योर सर्व करते हैं। 6 साल के बेसिकली एक टेन्योर के अंदर ये आप दिखाई देता है कि ये सर्व करते हैं। अब कुछ चीजें और क्लियर कर ली जाए। ये लोकसभा के सेक्शन में लिख जरूर दिया, बट स्टिल नेवरदलेस, ठीक है। नाउ, तो मैंने आपको बताया कि इनकी पॉपुलेशन जो है उसमें कुछ सीटें इलेक्टेड होती हैं और कुछ सीटें नॉमिनेटेड होती हैं। नॉमिनेटेड से मेरा क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेगा कुछ लोगों को। ऐसे लोग पर्सन्स हु आर हैविंग रिमार्केबल अचीवमेंट्स, ऐसे पर्सन जिनके पास बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, आर्ट कला के क्षेत्र में, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, और सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्रों में अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास रिमार्केबल अचीवमेंट है, उन व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, को डायरेक्ट यहाँ पे हमारे राज्यसभा के मेंबर्स बन जाते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं ये 6 साल के लिए सर्व करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इनके टाइम पीरियड में 6 साल के लिए सर्व करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 245 अगर मेंबर्स हैं तो 6 साल के बाद दोबारा इलेक्ट करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये सारे जो मेंबर्स हैं वो कुछ मेंबर्स जो हैं अभी हर साल 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं। मतलब 245 में से हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। यानी हर 2 साल पे किसका इलेक्शन होगा, इन 1/3 सीटों में जो वेकेंट सीट ये जो हो गई है, जिसके लोग रिटायर हो गए, केवल उनका इलेक्शन होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, राज्यसभा कभी भंग हो पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे मेंबर्स ऑल टुगेदर इकट्ठे जो है वो रिटायर नहीं होते हैं। These members can be re-elected. 1/3 of the members of Rajya Sabha, they get retired every 2nd year, and only the election of this 1/3 vacant seat is done after a specific time period. और इसीलिए हम कहते हैं कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। यानी एक ऐसा टाइम अगर आया जहां लोकसभा डिसॉल्व हो गई और चुनाव अभी होने को है, इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, तो ऐसे सब टाइम पे अगर कोई भी अर्जेंट मीटिंग बुलानी हो, अर्जेंट मुद्दे पे डिस्कस करना हो, तो राज्यसभा को बुलाया जा सकता है। यानी कि कंट्री में कोई भी अर्जेंट मुद्दा जो है, इट विल नॉट गो विदाउट डिस्कशन। राज्यसभा विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एंड प्रेसिडेंट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये राज्यसभा के बारे में ऑल टुगेदर आपको जानने की जरूरत है। दिस फॉर्म्स द बेसिक ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि भाई लोकसभा का क्या है। तो आपने अभी पिछले वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखी कि लोकसभा जो है भाई भंग भी हो सकती है, इट कैन इजीली गेट डिसॉल्व। होता क्या है
आप जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और आप जनरल इलेक्शंस में वोट करते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शंस में आप देखिए कि पूरी कंट्री को, ठीक है, प्लीज डू नॉट माइंड माई मैप, पूरी कंट्री को क्या करते हैं, पूरी कंट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है, पूरी कंट्री को डिवाइड कर देते हैं। ये पूरी कंट्री जो है आपकी डिवाइड हो चुकी है और इट इज डिवाइडेड, होल कंट्री is divided into different geographical constituencies। पूरी कंट्री को जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं और इसकी जो है रफली अगर बात करें, एग्जैक्टली नहीं, रफली अगर बात करें तो पॉपुलेशन इक्वल, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रफली जो है पॉपुलेशन इक्वल रखी जाती है, कोशिश किया जाता है कि इक्वल रहे। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल और केवल एक प्रतिनिधि चुन करके आना है। कितनी वैकेंसी है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी इलेक्टेड, ओनली एंड ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है भारत में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप देखते हैं, इसी को हम सीटें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं 543 सीटें, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट निकल के आनी है। इसके इलेक्शन में आम जनता जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और डायरेक्टली इनको इलेक्ट करती है और हर एक जनता, हर एक व्यक्ति की वोट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1। आप एक वोट देंगे तो वो जो है एक वोट ही काउंट होगा। द वोट वैल्यू ऑफ एंटायर कंट्री, एवरी इंडिविजुअल इज सेम। और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1971 के सेंसस से जो है आपकी ये चीज डिफाइन की गई है। लोकसभा की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स, ठीक है। लेकिन आप ये भी जानते हैं, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि 5 साल के पहले भी दे कैन डिसॉल्व, ये भंग हो सकते हैं यदि कोई भी पार्टी, यदि कोई भी गठबंधन यानी कोएलिशन अगर मेजॉरिटी लूज करता है, अगर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाता है, इन दैट केस सिनेरियो, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर खुद प्रेसिडेंट को इस बात का सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस, तो इन दैट केस सिनेरियो क्या होता है, आप देखते हैं कि लोकसभा इज कंप्लीटली कंसीडर्ड एज अ डिसॉल्व्ड बॉडी। तो ये इंटायर चीजें जो है ये आपके लोकसभा के बेसिक्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपके होने वाली है मंडे को, उसमें हम समझेंगे व्हाट आर द स्पेसिफिक पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। इसी के साथ चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी अपने जितने भी जो चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं क्लास 11th के पॉलिटी की, उसके बैक ऑफ द चैप्टर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसका रिटन मटेरियल जो है, क्रक्स मटेरियल, हिंदी में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको रेस आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए रेस आईएएस के बेसिकली इस वीडियो के ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाती है और उस लिंक को क्लिक करके आप यू कैन अवेल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये तो खैर क्लास में रफली मैं नोट कर देती हूँ, द इंटायर मोटिव इज कि क्लास में हम कॉन्सेप्ट को समझ ले एंड फॉर रिटन क्रक्स मटेरियल यू कैन रेफर टू आवर टेलीग्राम चैनल। So thanks for watching the video and let's meet again in the next class 2 PM sharp on Monday. तो इसी के साथ thank you so much and जय हिंद।